एक्सपोर्ट के बिजनेस से कैसे बनाया जाता है 100 करोड़ का ब्रांड। इंडिया के बाहर सब मिला के 200 कंट्री है जहां पे पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चलता है। और बाहर जाएंगे तो क्या रेगुलेशन है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो सबको पता नहीं होता। यहाँ तो पता है कि कुछ करना नहीं है, सीधा इनवॉइस कटेगी, माल चला जाएगा, हो गया। तो जो क्लाइंट हमसे आके जुड़ता है डे वन पे, वो 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया उसका भी, ये फायदा मिल गया उसको, उसके 10 साल बच गए। ना वो गलतियां करने देंगे उनको, ना वो नुकसान करने देंगे, ना इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने देंगे जो हमने करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि सर मुझे ना ये पानी की जो बोतल है एक्सपोर्ट करना सिखाओ। ठीक है भाई, गाड़ी चलाना जब हम सीखते हैं तो जिस गाड़ी ड्राइविंग स्कूल के पास जो गाड़ी होती है, जो भी है, उस गाड़ी पे सीखते हैं। तो वो गाड़ी पे सिखा देगा, एक बार प्रोसेस सीख गया, फिर वो अपनी कोई भी गाड़ी चलाए। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ है, इंडिया नंबर 2 पे आ गया टॉयज एक्सपोर्टर्स में। मुझे एक बात बताइए, जब आपने एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस किया उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आया और जो लोगों को भी आ सकता है? जैसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग में कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ गया तो आप एक्सपोर्ट के बिजनेस से कैसे बनाया जाता है 100 करोड़ का ब्रांड। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने वाला हूं। आज ब्रांड बनाओ के एपिसोड के अंदर एक ऐसे इंसान से मैं आपको मिलाने वाला हूं जो एक्सपोर्ट बिजनेस के कोच है और एक्सपोर्ट बिजनेस के जो मास्टरमाइंड है। मतलब आज की डेट में एक्सपोर्ट का इकलौता ऐसा बिजनेस है जो हर हिंदुस्तानी करना चाहता है। मतलब हर हिंदुस्तानी क्या चाहता है, मैं एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर आऊं, क्योंकि प्रोडक्ट तो दुनिया बना लेती है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे विदेशों तक कैसे पहुंचाया जाता है, अदर कंट्रीज तक कैसे पहुंचाया जाता है, क्योंकि मेन पैसा तो एक्सपोर्ट में इंडिया में किस लेवल तक बेच दोगे आप, एक लिमिट तक बेच सकते हो। तो एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे किया जाता है, किस लेवल पे बनाया जाता है और कैसे इस इंसान ने इतना बड़ा बिजनेस बनाया, और अपना तो बनाया ही बनाया लेकिन लोगों का बना के दिखाया। ये आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने 25,000 से ज्यादा लोगों का एक्सपोर्ट का बिजनेस कराया हुआ है। मैं क्या बात कर रहा हूं, 25,000 से ज्यादा लोग, हल्की बात नहीं है, छोटी चीज नहीं है। 25,000 से ज्यादा लोगों का एक्सपोर्ट का बिजनेस कराया है और 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस लोगों का कराया। अब सोचने वाली बात यह आती है कि आज कैसे आप इस पॉडकास्ट के थ्रू एक्सपोर्ट बिजनेस की पूरी डिटेल नॉलेज लेंगे, सब कुछ इन्हीं से सीखेंगे। तो भैया एक्सपोर्ट बिजनेस के मास्टरमाइंड मिस्टर वैभव शर्मा जी को मैं इन्वाइट करता हूं। हाउ आर यू सर? थैंक यू सर, वेरी गुड, आई एम वेरी फाइन। एंड मास्टरमाइंड जैसा कुछ नहीं है, हम भी अभी रोज नई चीज़ें सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं और लोगों को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। हमारी भी यही कोशिश होती है जो आपकी होती है। क्या बात है वैभव जी, मैं तो मास्टरमाइंड ही कहूंगा आपको, क्योंकि ऐसी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहे हो, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बात तक नहीं करता एक्चुअल में कहीं ना कहीं लोग, लेकिन आप ये चीज लोगों को सिखा रहे हो, ये बहुत ही बड़ी चीज है सही सच में कहीं ना कहीं। सो आज मैं भी आपसे एक ही चीज चाहता हूं, आप भी आज एक प्रॉमिस करके इस पॉडकास्ट में शुरू करना चीजों को कि आज हमारी ऑडियंस को सारी चीजें सिखा के जानी है। बिल्कुल पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। चलो जी शुरू किया जाता है। तो ब्रांड बनाओ का एपिसोड को शुरू करते हैं, डायरेक्टली एक्सपोर्ट के बिजनेस को समझते हैं डिटेल के अंदर। सर पहला क्वेश्चन तो आपसे मेरा ये है कि एक्सपोर्ट का प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने का सीक्रेट क्या, कैसे बिजनेस बनता है एक्सपोर्ट का, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो आप। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस ऐसी है जो आप इंडिया और इंडिया के बाहर सेल कर सकते हो, किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, एक अच्छे प्राइस पे, एक अच्छी क्वालिटी में। अगर कोई भी पर्सन किसके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी सर्विसेज है जो वो बाहर ऑफर कर सकता है, बाहर कंट्री में लोगों को दे सकता है, उसके बेस पे वो एक बहुत बड़ा ब्रांड और बहुत बड़ा बिजनेस अपना बना सकता है। अच्छा, बहुत कम समय में। ठीक है। रीजन क्या है कि इंडिया एक कंट्री है, ओके, इंडिया के बाहर सब मिला के 200 कंट्री है जहाँ पे पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चलता है। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कुछ है तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। बहुत बढ़िया। हजारों सालों से हो रहा है, हजारों साल तक होने वाला है, हमेशा चलेगा, हमेशा चलने वाला है। तो ये ऐसा बिजनेस है, अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट सर्विस अगर आप फाइनल करके उसको आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, उसमें अपना बिजनेस बना सकते हो। ओके। अब करना कैसे होता है कि सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट में जाना है, वो प्रोडक्ट की पूरी मास्टरी, उसकी पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसकी क्या कॉस्टिंग है, ठीक है, फिर उसका कैसे वो दूसरे कंट्री में जाएगा, शिपमेंट कैसे होगा उसका, ये सर्विस आप रेंडर कर रहे हो तो सर्विस रेंडर करने के क्या प्रोसीजर से क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, ओके। सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसके लिए, और कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। ठीक है। अगर आपको टी एक्सपोर्ट करना है तो टी बोर्ड बना हुआ है,
कोकोनट एक्सपोर्ट करना है तो कोकोनट बोर्ड बना हुआ है। अच्छा, बना हुआ ऑलरेडी। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना है तो GJEPC बनी हुई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की एक बॉडी है FIO करके, वो FIO बनी हुई है। तो हर ये प्रोडक्ट की बनी हुई है, मतलब काउंसिल। ऐसी करीब 30 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनी हुई है। ओके। और गवर्नमेंट इन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू सभी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती है एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो देखो किस इंडस्ट्री में आता है। मान लीजिए वो आता है टॉयज इंडस्ट्रीज में, तो जो हैंडीक्राफ्ट वाली जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो आपको हेल्प कर देगी। अगर वो आता है ज्वेलरी में, इमिटेशन ज्वेलरी है या गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी है, तो GJEPC में कवर होता है। अगर आपके पास कोई फूड प्रोडक्ट है तो APIDA लेना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई मरीन प्रोडक्ट है, फिश वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो MPDA लेना पड़ेगा। तो ये सारी बॉडीज के सर्टिफिकेशन लेके, इनके मेंबर बन के आपको गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है। आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे। और बाहर कंट्री में ये डेलीगेशंस लेके जाते हैं। ठीक है। वो आप डेलीगेशन का पार्ट बन सकते हो, वहाँ पर जाके बायर्स को मिल सकते हो, ढूंढ ठीक है। सकते हो, डीलिंग कर सकते हो गया आपका एक्सपोर्ट, हो गया आपका बिजनेस सेटअप। क्या बात है वैभव जी, मेरा इंटरेस्ट है ना जाग रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि पहली चीज़ आपने बड़ी अच्छी से बताई और कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद मैंने भी पहली बार सुनी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो लोग नए हैं जिनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं पता, अगर आपको एक या दो लाइन में बताना है इंपोर्ट का मतलब क्या और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, कैसे बताओगे? इंपोर्ट का मतलब है कोई भी चीज़ देश के अंदर लेके आना, इंडिया के अंदर लेके आना बाहर से, ठीक वो है। इंपोर्ट हो गया। और कोई भी चीज़ अपने देश के बाहर भेजना, वो एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो एक्सपोर्ट करने से जो विदेशी मुद्रा है हाँ। वो इंडिया में आती है, तो इंडिया मजबूत होता है। ठीक है। और इंपोर्ट करने से विदेशी मुद्रा इंडिया के बाहर जाती है, तो वो देश को कमजोर करती है इकोनॉमिकली। तो हमेशा जो हमारा फोकस है, हमारा मतलब एज ए GFE ग्रुप, हमारा भी गवर्नमेंट का भी फोकस यही होता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, एक्सपोर्ट पे जोर दिया जाए और इंपोर्ट कम से कम किया जाए। बिल्कुल सही बात है। आज इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्ट करता है ऑयल का और गोल्ड का। ठीक है। अब ये इंपोर्ट को गवर्नमेंट कम करने में लगी हुई है, जिससे कि फॉरेक्स बाहर कम जाए और अंदर ज्यादा है एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक है। क्योंकि इंडिया को 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ठीक है। वो बनेगा तब जब ट्रेड सरप्लस होगा। ठीक है। ट्रेड एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। अभी एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो ये बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। ओके। इसलिए एक्सपोर्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना हमारा सबका फायदा है, देश का फायदा है, हमारे समाज का फायदा है, गवर्नमेंट का फायदा है, और हर घर का तो फायदा है जिसका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। ये आपने बहुत ही इजीली डेफिनेशन में बता दिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है वैभव जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि एक्सपोर्ट बिजनेस की लोगों को नॉलेज नहीं है मार्केट में। कोई एक्सपोर्ट की बात नहीं करता। आज किसी को धंधा शुरू करना है, वो क्या कहता है, चलो मैं अपने लोकल में बेच लूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं मुल्तानी मिट्टी बेच रहा हूँ, अगर मैं कुल्हड़ बेच रहा हूँ, अगर मैं ज्वेलरी बेच रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा यार मैं अपने लोकल में बेच लूँगा, और उसकी कैपेसिटी तो है बनाने की, लेकिन उसको कस्टमर ही नहीं मिलते। तो एक्सपोर्ट के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? इसकी मार्केट में नॉलेज नहीं है। क्या दिक्कत है कि एक्सपोर्ट आज भी इंडिया के कॉमन बिजनेसमैन को नहीं पता? इसका जो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है कि कहीं पे भी एक्सपोर्ट पे कोई बात होती नहीं है किसी लेवल पे, ना स्कूल कॉलेज में कहीं सिखाया जा रहा है, हाँ। ना कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई प्रोग्राम चल रहे हैं ऐसे। और गवर्नमेंट की जो सपोर्ट सिस्टम है वो बनी हुई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिव नहीं है। एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है जो होना चाहिए। अभी बढ़ रहा है लेकिन उतना है नहीं अभी भी। ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि डोमेस्टिक है, चलो मैं बाजू वाले की शॉप से माल लेके और सामने अगर दूसरे वाले सिटी में माल भेज दूंगा, वहाँ पे चला भी जाऊंगा इजीली, मिल भी लूंगा, काम भी चालू हो जाएगा। तो डोमेस्टिक में ईजी लगता है उनको। ठीक है। इंटरनेशनल में जब बॉर्डर पार जाने की बात आती है, वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा रुकते हैं, समझते हैं कि भाई बॉर्डर पार माल जा रहा है, पूरा कंटेनर जा रहा है। यहाँ तो डोमेस्टिक में मैं 1 लाख रुपए भी माल भेज दूंगा, चलेगा 1 लाख रुपए का। बिल्कुल सही बात है। बाहर जाएगा तो पूरा कंटेनर जाएगा 15 लाख का, 20 लाख का, 5 लाख का। तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। और बाहर जाएंगे तो क्या रेगुलेशन है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो सबको पता नहीं होता। यहाँ तो पता है कि कुछ करना नहीं है, सीधा इनवॉइस कटेगी, माल चला जाएगा, हो गया। बाहर के जो कुछ अलग डॉक्यूमेंटेशन है वो सबको पता नहीं होते। तो कहना चाहिए एक लाइन में कि जानकारी नहीं है। गाड़ी चलानी सबको है, लेकिन गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है, जानकारी नहीं है उसकी पूरी, तो गाड़ी चलाना मुश्किल है। ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि गाड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, चलाना बहुत मुश्किल होता है। गाड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। गाड़ी आजकल 15 साल के बच्चे भी चला लेते हैं, 18 साल के बच्चे भी चला लेते हैं सीख के। ठीक है। लेकिन सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा गैप है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैभव जी बस ये रखना कि फोकस मेरे पे रखना, बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल। वो बिल्कुल प्योर दिखाएगी चीज़ें। बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड वैभव जी एक चीज़ मुझे बताइए, आपने बहुत ही ईजिली ये चीज़ लोगों को समझा दी कहीं ना कहीं कि मार्केट में अवेयरनेस नहीं है
क्योंकि आज की डेट में मैं देखता हूँ स्पेशली हाउस वाइफ है, बहुत घर के अंदर प्रोडक्ट बनाती है, पापड़ देख लो, अचार देख लो, कितने बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट होता है इंडिया से स्पेशली। आप मुझे ऐसे बताइए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताइए कि मैं बताऊंगा कि कैसे एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इंडिया में जो बहुत पुराने टाइम से कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते थे, जैसे पापड़ की बात करी, अचार की बात करी, तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है, 3-4 आप बता सकते हो जो घर की रसोई से बन जाते हैं और एक्सपोर्ट बड़े लेवल पे होते हैं, ऐसे है कोई? जो हैंडमेड आइटम्स हैं, चाहे वो घर की रसोई की अगर बात करें तो खाने पीने के जितने भी आइटम है, इसमें अचार, मुरब्बा हो गया, अच्छा, ये सारी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। और गुजरात में बहुत सारे आइटम्स ऐसे बनते हैं किचन्स में, जो खाखरा है, फाफड़ा है, हाँ, जो फरसाण है, अच्छा, यानी नमकीन, हैंडमेड जो नमकीन होता है, ओके, वो सारा बाहर एक्सपोर्ट होता है। और किचन से अगर बाहर निकले, अपने रूम में जाएं अगर, तो वहाँ से बहुत सारी घर से चीज़ें बनती हैं जो हैंडमेड आइटम है। ठीक है, हाथ की कढ़ाई के साड़ी, कपड़े बनते हैं, ओके, किड्स वियर बनता है बहुत सारा, हैंडमेड टॉयज बनते हैं, ओके, हैंडीक्राफ्ट बनता है सारा, कारपेट बनते हैं, और ये सब घरों में बनते हैं। पाटन पटोला साड़ी घरों में बनती है, वहाँ पे तो अब लाखों रुपए में बिकती है, बाहर एक्सपोर्ट होती है जब। अच्छा, तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हो, घर से ही बनाओ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर वो चलेगी तो वो ब्रांड बन जाएगा। तो कुछ भी चीज़ आपके घर से निकल के बाहर किसी भी कंट्री में जाके बड़े लेवल पे ब्रांड बन के सेल हो सकती है। बहुत ही बढ़िया। सो वैभव जी, जैसे आपने ये चीज़ें बताई, मैं जाऊंगा इस बात पे भी कि एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू से कैसे किया जाता है। पहले मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आपकी जर्नी के बारे में आ रहा है कि मतलब आप एक्सपोर्ट के अंदर कैसे आए, तो थोड़ा सा तो मुझे शॉर्ट में आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, और एक्सपोर्ट के बिजनेस में आप कैसे आए। एक्चुअल में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा किस्सा ज़रूर होगा, मतलब किस्सा नहीं कहूँगा, कुछ तो ऐसा कांड ज़रूर होगा जो आपके माइंड में आया, यार अब तो एक्सपोर्ट में ही जाना है। तो मुझे बताइए खुल के एक्चुअल में क्या हुआ था। आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया, ऐसा ही हुआ था हमारे साथ भी। मैं तो कॉर्पोरेट में था, जॉब वॉब किया था करीब 15 साल, बहुत सारा सीखा, एक्सपीरियंस लिया, कॉन्फिडेंस लिया बहुत सारा। ठीक है। फिर बिजनेस करने के लिए जब निकले तो एक जगह पे एक छोटा सा झटका लगा, क्योंकि जिस के साथ हमें पार्टनरशिप करनी थी दूसरे कंट्री में, अच्छा, उसने धोखा दिया। ओके। और उसने हमें जो टर्म्स थी बिजनेस की, वो टर्म्स के हिसाब से काम न करके पेमेंट डिले किया, पेमेंट रोका, कट किया, वो सब किया, और उससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। हम उसके बाद 1 साल तक हम लोग समझ ही नहीं पाए कि हम कैसे आगे बढ़े, क्योंकि जिन लोगों पे भरोसा करके, जिन पार्टनर्स पे भरोसा करके हमने पूरे सेटअप किए थे, माल तैयार किया था, वो सब किया था, वो सब प्रॉपर हुआ ही नहीं। ठीक है। तो 1 साल बिगड़ा, काफ़ी सारा पैसे का भी नुकसान हुआ, पैसा तो आदमी फिर भी कमा लेता है, ठीक है, लेकिन वो जो 1 साल बिगड़ा, उसके बाद एक चीज़ समझ में आ गई कि इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज़ और समझ में आई, क्या? कि ये डिफ़िकल्टी हर किसी को आ रही है, हर आदमी, और इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करना पड़ेगा कुछ भी करके। तो वहाँ से हमारी वो जर्नी चालू हुई बिजनेस की। ठीक है। वहाँ से हमने खुद के शिपमेंट स्टार्ट करने चालू किए, और उससे पहले हमने पूरे सेटअप बनाए 2-3 कंट्री में, अपनी खुद की कंपनी खोली, वहाँ पे पूरा बैंक अकाउंट्स खोले, कंपनी बनाई, टीम बनाई, वो सब सेटअप किया, और वहाँ पे फिर लोकल हमने सबसे टाई अप करके शॉप्स वगैरह पे, मंडियों में, मार्केट में पूरा बेस तैयार किया। लवली। ये करने में हमें 5 साल लगा। 5 साल? कम से कम 3 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ 4 कंट्री में, हमने ये सब सेटअप किया। कितना करोड़? 3 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ 4 कंट्री में सेटअप करने में। क्या बात है। और उसके बाद हमने एक चीज़ सोच ली कि जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो नुकसान हमसे हुए हैं, या जो खर्चे हमने किए हैं सब सेटअप बनाने में, हमारे क्लाइंट को नहीं करने पड़ेंगे। ना वो गलतियां करने देंगे उनको, ना वो नुकसान करने देंगे, ना इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने देंगे जो हमने करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि भी ठीक है, आप हमसे कनेक्ट हो जाओ, हमारे मेंबर बन जाओ, हमारे चीज़ों सीख लो, समझ लो, इसका फ़ायदा आप भी उठाओ, इस पूरे इकोसिस्टम को आप यूज़ करो। ठीक है। तो ये एक पूरा सिस्टम बना दिया। ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसमें आना हुआ, और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते कब हम इसी लाइन में घुसते चले गए डीपली में, पता ही नहीं चला। एंड एक चीज़ हो रहा है वैभव जी, मेरे सुनने में आया था आपकी एक कंपनी भी है जो एक्सपोर्ट सिखाती है, GFE। तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए आप। GFE ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एक संस्था है। ठीक है। और ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ये एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह काम करती है। इसमें बहुत सारे फ्री वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार, ये सब होते हैं। अच्छा। हर वीक में हमारे 2-3 इवेंट होते हैं। लवली। और लोगों को सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाते हैं सारा। ठीक है। इसके बाद में एक हमारी इंडिया की कंपनी है GFE बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। जो इंडिया का सारा जो ट्रेड है, बिजनेस है, वो मैनेज करती है। हेड ऑफिस हमारा अहमदाबाद में, गुजरात में। लवली। और एक कंपनी हमारी दुबई में है जो मिडिल ईस्ट का सारा बिजनेस टेक केयर करती है। ग्रेट। उसका नाम है GFE वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग LLC। तो जिस भी क्लाइंट का यहाँ से वहाँ कोई शिपमेंट होना होता है, दुबई में, बहरीन में, कतर में, मिडिल ईस्ट में, तो वो सारा जो मैनेजमेंट है उस कंपनी से होता है। तो पूरा रिस्क हम लोग कवर करके चलते हैं। कोई भी फ्रॉड ना हो जाए, क्लाइंट के साथ कोई रिस्क ना हो जाए, वो सब जिम्मेदारी हम लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी वहाँ भी कंपनी है और यहाँ भी कंपनी है। तो पूरा सेफ हो गया।
सेम मॉडल हमने रेप्लिकेट किया मलेशिया में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, ये सब जगह पे हमने अपने पार्टनर्स, अपनी कंपनी खुद की खोल दी। ठीक है। और वहाँ पे भी हमने इसी मॉडल पे काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो अभी दिक्कत क्या आती है कि एक कंट्री में बाहर बैठा है, मान लो दुबई में, चलो जी, यहाँ पे एक्सपोर्टर बैठा हुआ है। एक एग्जांपल के साथ बता सकते हैं एग्जाम्पल आप? बता रहा हूँ कि जैसे रामलाल श्यामलाल टाइप का थोड़ा। हाँ, दुबई में मान लो कोई शेख साहब बैठे जो ठीक है इम्पोर्टर जी, है। ठीक है। और यहाँ पे कोई अपने गुजराती भाई बैठे हैं अहमदाबाद में, ठीक है जी। जिनको एक्सपोर्ट करना है, ठीक कपड़ा है। भेजना है मान लो 1 कंटेनर। ठीक है। उसने कपड़े का सैंपल देख लिया, देख प्राइस की बात हो गई, प्राइस है। डन हो गया, सैंपल डन हो गया, सब कुछ ओके है। ठीक है जी। अब ये गुजराती भाई बोल रहा है कि भाई पहले पैसा भेजो फिर मैं माल भेजूंगा। वो शेख साहब कह रहे हैं कि मैं पहले फंस चुका हूँ, एक बार मेरे साथ भी फ्रॉड हो चुका है, तो पहले तुम माल भेजो फिर पैसा भेजूंगा। पेमेंट टर्म्स की बड़ी दिक्कत है। हाँ, ठीक है। तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया कि भाई हमारी वहाँ पे कंपनी है ओके। जीएफई, आप हमारे जीएफई के मेंबर हो, क्लाइंट हो। तो गुजराती भाई को बोल दिया कि आप हमारी कंपनी पे एक्सपोर्ट कर दो, वहाँ जीएफई पे, दुबई वाली पे, वहाँ पे माल पहुँच जाएगा, वहाँ पे हमारा वेयर हाउस है, वहाँ पे माल रख दो। और शेख साहब को बोलो वहाँ वेयर हाउस पे आए, माल चेक करे, माल चेक करके पेमेंट देके माल ले जाए। पेमेंट आ गया वहाँ पे जीएफई के पास, जीएफई आपको ट्रांसफर कर देगी। आपका पूरा ट्रेड सेफ हो गया, बिल्कुल। आपका जो लाखों रुपए का जो रिस्क था वो कवर हो गया। बिल्कुल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से मैनेज करते हैं अभी। तो लोगों का काम आसान हो जाता है, लोगों का बहुत बड़ा रिस्क कम हो जाता है, फ्रॉड होने से बच जाता है और काम आगे बढ़ जाता है। एंड वैभव जी, एक चीज़ और भी है, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई। मुझे एक बात बताइए, जब आपने एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस किया उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आया और जो लोगों को भी आ सकता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात पूछी, जी, क्योंकि जी, जी। लोग सोचते हैं कि चैलेंज की जब बात होती है तो चैलेंज शायद बाहर कंट्री में आएगा, दूसरे कंट्री में आएगा। हमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे कंट्री में आया। मतलब जब हमें एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला, हाँ। उसमें था, शुरू का जो ऑर्डर था हमारा, उसमें ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करना था 1 कंटेनर। ग्रीन चिली। वो ग्रीन चिली का जो एक्सपोर्ट था, यहाँ पे हमें जो यहाँ का जो सप्लायर था उसने हमें दूसरा माल दे दिया उस टाइम पे। ओके। और वो जो वहाँ पे चलता है एक्सपोर्ट में, वो क्वालिटी थी नहीं, उसमें मिक्स थी। ठीक है। उसकी वजह से हुआ क्या कि वो माल काफ़ी सारा खराब हो गया। ओके। तो पहला चैलेंज ये आया यहाँ पे कि जो सप्लायर है वो बहुत ही वेरीफाइड होना चाहिए और बहुत ही ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, वरना आप अपने घर में ही आप नुकसान कर सकते हो। समझ गया आपकी बात। तो वो चैलेंज आया। फिर एक बार चैलेंज इस कंटेनर में नहीं, लेकिन दूसरा एक कंटेनर किया था, उसमें एक चैलेंज दूसरा आया। जो यहाँ के कस्टम हाउस एजेंट है, उसने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर नहीं किया, तो वहाँ पे माल चला गया पोर्ट, वहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, वहाँ पड़ा हुआ है कंटेनर, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं। अच्छा। ऐसा हो गया। पता चला कि वो जो CHA था उसने किसी और को बोल दिया था, वो छुट्टी पे चला गया था, वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है। तो ये गलतियाँ कई बार अपने होम कंट्री में भी होती हैं। अच्छा, आपके साथ भी हुई है? हमारे साथ भी हुई हैं। और उसके बाद हमने एक बहुत स्ट्रिक्ट SOP बनाए हुए हैं। वो SOP बना के हम अपने CHAs को, सप्लायर्स को देते हैं जो हमारे वेरीफाइड लोग हैं। और जो क्लाइंट आते हैं उनको बोलते हैं इन्हीं से काम करना है जो वेरीफाइड है, ठीक है। क्योंकि इनको SOP बना के दिया हुआ है हमने। ये SOP फॉलो करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट, क्या सिस्टम, क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है। तो एक बार जो गलती हमारे सिस्टम में हो जाती है वो कभी रिपीट नहीं होने देते उसको, किसी के भी लिए। क्या बात है। तो जो क्लाइंट हमसे हमारा आज 10 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, तो जो क्लाइंट हमसे आके जुड़ता है डे 1 पे, वो 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया उसका भी, ये फायदा मिल गया उसको, उसके 10 साल बच गए। इस तरह से हम काम करते हैं अभी इसमें। और एक्सपोर्ट के बिजनेस में तो ये तक कहा जाता है कि आपकी गलती भी लाखों की पड़ जाती है वो। गलती बहुत बड़ी बढ़ती है यहाँ पे, इसलिए गलती। और एक्सपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि इंडिया में गलती करोगे तो रुपीस में होगी, बाहर करोगे तो डॉलर्स में होगी। तो डॉलर्स में गलती ना करके जो करनी है इंडिया में करके सीख लो, वो बेटर है। क्या बात है। बट सबसे बड़ी बात वैभव जी ये है कि आप ये चीज़ लोगों को सिखा रहे हो, क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं अगर बिजनेस लोगों को सिखाता हूँ तो मुझे पता है धंधे में क्या गलती मेरे से हुई है, जो लोगों को हुई है वो हम सेम नहीं कराते रिपीट। और Yes. वही सेम चीज़ आप एक्सपोर्ट के अंदर करा रहे हो कहीं ना कहीं, कि लोगों की मिस्टेक रिपीट ना हो बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी, और आपको पता है कि मेन दिक्कत आपको पता है कॉमन क्या आती है एक्सपोर्ट में, और आपकी कंपनी वो सोल्ड आउट कर रही है, दैट्स वेल एंड गुड। Yes. ठीक है। एंड वैभव जी एक बात बताइए, अगर कोई बिगनर है, ठीक है, जो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, बहुत छोटे लेवल पे बना रहा है, चाहे वो घर से ही बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मॉल स्केल पे शुरू करना है, वो चाहता है कि पहली बात तो मैं एक्सपोर्ट करूं, क्या एक लोगों का पता नहीं मुझे मिथ है या सच, आप मुझे बताइए, क्या करोड़ों रुपए लगता है एक्सपोर्ट के बिजनेस में, या कम बजट में भी शुरू होता है, कैसे होता है, थोड़ा समझाओ मुझे आप। और कोई करना चाहता है हाउस होल्ड से तो वो कैसे करेगा वो भी बताओ मुझे आप। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि करोड़ों रुपए से ही स्टार्ट होता है। मिथ है ये बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा। क्योंकि एक्सपोर्ट, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, एक्सपोर्ट 5 तरीके से होता है। एक होता है बाई सी, ओके, एक होता है बाई एयर, एक होता है बाई रोड, एक होता है बाई ई-कॉमर्स, और एक होता है बाई सर्विस एक्सपोर्ट। ये बाई सी क्या बताया आपने? बाई सी मतलब समुद्र के रास्ते जो अच्छा, माल अच्छा, जाता ठीक है, है, उसमें पूरा शिपमेंट चाहिए अपने को। ठीक है, ठीक है, एक बाई रोड जाएगा पूरा कंटेनर, उसके लिए पूरा शिपमेंट चाहिए। ठीक है। एक बाई एयर जो जाएगा उसमें आपका 2-3 लाख रुपए से स्टार्ट होता है एक्सपोर्ट।
ठीक है। अब बाई एयर क्या जाता है, बाई एयर बहुत सारी वेजिटेबल जाती है, फ्रूट जाता है। मालदीव से, मालदीव में क्या है, कुछ है ही नहीं, आइलैंड है वहाँ पे, ठीक है। लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। ओके। वहाँ पे पानी की जो बोतल है, ये पानी की बोतल भी हवाई जहाज से आती है, वहाँ पे इंपोर्ट होती है इंडिया से। ओके ओके ओके। तो बाई एयर एक्सपोर्ट होता है बहुत सारी चीज़ों का, सारी वेजिटेबल वहाँ पे बाई एयर जाती है, पनीर बाई एयर जाता है, चीज़ पनीर अमूल का बाई एयर जाता है बहुत सारे कंट्रीज़ में। ठीक है। सुबह लोड होता है, शाम को पहुँच जाता है। ठीक है। तो बाई एयर इस तरह से काम होता है। उसके बाद में बाई रोड, जैसे बांग्लादेश है, जैसे श्रीलंका, जैसे नेपाल है, भूटान है, ये सब कंट्री में बाई रोड माल जाता है। रोड कनेक्टिविटी है। तो एक्सपोर्ट हो रहा है, बाई रोड हो रहा है। हाँ, इसमें पूरा कंटेनर जाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा ही होता है, 10-12 लाख से ज़्यादा ही होता है। ठीक है। अब छोटा एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है? ई कॉमर्स, ईबे पे आपने अपना अकाउंट बना दिया। अब ईबे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है। वहाँ पे आपने अपने जो हैंडमेड आइटम है, छोटे छोटे आइटम है, चाहे वो टॉयज़ हैं बच्चों के, जैसे हमारे क्लाइंट है दिल्ली में है। अच्छा। उनका क्या काम है मैं आपको बताऊं। वो जो भगवान जी जो होते हैं, सबके घर में एक मंदिर होता है, भगवान जी होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं भगवान जी के, जो श्रृंगार के कपड़े हैं, उनकी जो पूजा सामग्री है, उसका उनका काम है एक्सपोर्ट का। इंडिया में बड़े पॉपुलर है लड्डू गोपाल जी। हाँ, लड्डू गोपाल जी और ये सब के जो उनके जो सारे एसेसरीज है, जी। उनका उसका काम है। वो सब बनवाती हैं अपने कारीगरों से, लाती हैं बाहर से सामान खरीद के और उसको एक्सपोर्ट करती हैं। कैसे? ईबे के थ्रू। ईबे पे सारा लिस्टिंग कर रखा है, ईबे पे, अमेजोन पे अकाउंट्स बना रखे हैं। ठीक है। वो वहाँ से यूके, यूएस, कनाडा में, पूरे यूरोप में जो इंडियंस बैठे हुए हैं, जो वहाँ के वो पूजा पाठ करते हैं, वो लोग इंपोर्ट करते हैं बाई ई कॉमर्स। तो यहाँ पे उनको पड़ता है जो चीज़ 50 रुपए की, वहाँ पे $25 की बिकती है। $25 की? हाँ, मतलब 3,000 रुपया हो गया करीब। क्या बात है। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ें भी ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट हो सकती हैं। और उन्होंने 25-30 हज़ार रुपये से स्टार्ट किया था। आज तो उनका करीब 12-15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है वो सब चीज़ों में। बट 25,000 से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था एक्सपोर्ट का। 25,000 रुपये से? तो 25,000 से एक्सपोर्ट का बिजनेस बड़े आराम से आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कर सकते हो, और अगर 1-2 लाख रुपए से करना है तो बाई एयर भी कर सकते हो, अगर बड़े लेवल पे करना है। हाँ, और जीरो लेवल पे करना है तो सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसमें तो जीरो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हो, हाँ, आपने डिजिटल मार्केटिंग बाहर किसी स्टूडेंट को सिखा दी जो बैठा है यूएस, यूके, कनाडा में, ऑनलाइन सिखा दी, वो आपको $1 में पेमेंट कर रहा है। आपने उसको स्किल दी, खाली आपका कुछ गया तो नहीं प्रोडक्ट, सिर्फ आपने की नॉलेज और ट्रेनिंग चली गई बाहर, एक्सपोर्ट हो गई ट्रेनिंग आपकी, उसका पेमेंट आपको आ गया, ये आपका $1 में कमाई हो गई, ये आपका सर्विस एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है। ऐसे ही आप आईटी सर्विस दे सकते हो, उसका मोबाइल एप्लीकेशन बना के दे दो यहीं से, उसका वेबसाइट बना के दे दो यहीं से। ठीक है। ऐसे ही उसको बहुत सारी सर्विस आप रेंडर कर सकते हो यहाँ बैठ के, उसका यूट्यूब और चैनल और ये सब बना के दे दो यहीं से। फेसबुक अकाउंट हैंडल कर लो, गूगल अकाउंट हैंडल कर लो, पूरा डिजिटल मार्केटिंग उसका हैंडल कर लो, बिजनेस का उसकी मार्केटिंग हैंडल कर लो, हो गया सर्विस एक्सपोर्ट। इसमें क्या लगा आपका? कुछ भी नहीं, सिर्फ स्किल। तो जरूरी है। तो ये मिथ है कि करोड़ों रुपया चाहिए। अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हो तो फ्री में हो जाएगा। छोटा मोटा एक्सपोर्ट से करना है तो 25-50 हज़ार से ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अमेजोन है, ईबे है। 2-3 लाख से करना है तो बाई एयर भी कर सकते हो। ठीक है। शिप से और रोड से तो आपको पूरा कंट्रोल कर ही सकते हो, तो ऑप्शन है ही। ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं। आज आपने बहुत डीप इंसाइट दिया वैभव जी, सच में। मतलब जिनको एक्सपोर्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना, मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि इतना कंटेंट देखने के बाद तो लोगों को समझ में आ गई ये चीज़। एंड वैभव जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है इसमें? थोड़ा आइडिया आप बता सकते हो कुछ भी एग्जाम्पल के साथ? देखिए, आपके पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग सही होनी चाहिए पहले तो। कम से कम कॉस्ट पे आपको प्रोडक्ट तैयार करना है या करवाना है। ठीक है। उसके बाद उसकी जो कॉस्ट है, आपको बायर को आप किस रेट पे दे रहे हो, यानी उसकी टर्म्स क्या है। वो बोल रहा है कि मुझे पोर्ट तक का रेट दे दो, इंडियन पोर्ट का, उसको बोलते हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड। ओके। तो आपको सिर्फ माल पोर्ट तक पहुंचाना है, तो पोर्ट तक का रेट आपको देना है। तो आपका मान लो कोई चीज़ है जो 1,000 रुपये की है, ठीक है ना। एक बैग है, मान लो एक पैकेट है, वो 1,000 रुपये का है, तो 1,000 रुपये तो वो कॉस्ट हो गई उसकी कॉस्ट, प्लस उसको पोर्ट तक पहुंचाने में लगो 100 रुपया और लग गया। अब उसकी कॉस्ट हो गई 1,100 रुपये। तो अब बायर को कोटेशन दोगे 1,100 रुपये का, सही बात है, पोर्ट का। बायर बोलता नहीं, मुझे आपके पोर्ट पे नहीं चाहिए, मैं बैठा हूँ अभी फॉर एग्जांपल श्रीलंका में, मेरे को श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट है वहाँ तक का रेट दो। अब 1,100 कॉस्ट तो पोर्ट तक हो गई उसकी। अब मान लो 500 रुपये और लगे श्रीलंका तक पहुँचाने के पोर्ट से, तो 500 उसमें और ऐड हो जाएगा, हो गया, तो 1,600 रुपये कॉस्ट हो गई उसकी। तो अब उसको कोटेशन जाएगा 1,600 रुपये का। ठीक है। अब उसने कहा श्रीलंका वाले नहीं, मेरे को पोर्ट तक नहीं चाहिए, मेरा तो गोडाउन है वहाँ कोलंबो के अंदर, गोडाउन तक ला के दो। तो 1,600 में 100 रुपये और ऐड हो जाएगा, जो वहाँ तक की कॉस्ट लगेगी ट्रांसपोर्ट की। ठीक है। तो जैसे जैसे उसकी डिमांड आती जाएगी बायर की, वैसे वैसे हमारी प्राइस चेंज होती जाएगी। ओके। इस तरह से पूरी प्राइसिंग, इसको बोलते हैं टर्म्स,
इनको इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ठीक है। तो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स क्या होती है कि बायर को माल कैसे चाहिए, कहाँ पे चाहिए डिलीवरी, उसके हिसाब से हम उसको कोटेशन देते हैं। एक चीज़ और भी तो है ना वैभव जी कि इसमें अगर मान के चलो हमें प्रॉफिट जोड़ना है तो कॉस्टिंग के टाइम ही जोड़ना है अपना प्रॉफिट। 1000 जो हमने इसमें एग्जांपल लिया उसमें हमारा मान लीजिए कि हमें 100 रुपये हमारा प्रॉफिट था, तो 900 रुपये का माल था, 100 रुपये हमने प्रॉफिट करके 1000 कर दिया, प्लस सारी कॉस्टिंग ऐड करते चले गए उसकी जो उसकी डिमांड है, माल पहुंच गया, उसके पास हमारा मार्जिन भी आ गया। बहुत बढ़िया। वैभव जी एक बात और बताइए कि इंडिया के अंदर आज ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है, टॉप 5 आप बता सकते हो कोई भी, कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत बढ़िया बिकते हैं, और किस देश के अंदर सबसे ज़्यादा बिकते हैं वो भी बताइए। देखिए इंडिया एक मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। प्लीज़। इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है जहाँ पे लेबर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी हाथ से काम बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और लेबर कॉस्ट जो है यहाँ की वो एक तो बहुत ही स्किल्ड है और बहुत ही सस्ती भी है एग्री। कंपेरेटिवली यूरोपियन कंट्री एंड अमेरिकन एंड ऑल दीज कंट्रीज। 1%। तो उसका फायदा क्या मिलता है कि जो चीज़ों में या जो इंडस्ट्री में हाथ का यूज़ ज़्यादा होता है, लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है, वो इंडस्ट्री सस्ती हो जाती है और वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। अब आप देख लो कि एग्रीकल्चर में पूरा हाथ का यूज़ होता है लेबर का, जी कपड़े में हाथ का यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो हैंडमेड आइटम है, हैंडीक्राफ्ट है, वो सब में हाथ का यूज़ होता है, फूड आइटम में हाथ का यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है इंडिया से भर भर के। जी। जो चीज़ों में लेबर का यूज़ नहीं होता, जो स्केल पे बनती है मशीनरी से, वो इम्पोर्ट होती है। बिल्कुल। ये माइक है, ये लाइट है, ये लैपटॉप है, ये फ़ोन है, ये एसेसरीज है, ये सारी चीज़ें मशीनों से मास स्केल पे बनती है, इसमें लेबर का यूज़ ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल ये है, इंडिया से क्या एक्सपोर्ट होगा और क्या इंपोर्ट होगा डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ें लेबर इंटेंसिव आइटम है, जो लेबर के यूज़ से बन रही है वो एक्सपोर्ट होएगी सारी, और जो लेबर के बिना बन रही है वो इम्पोर्ट होएगी, क्योंकि इंडिया अभी इम्पोर्ट में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों में इम्पोर्ट में अभी डिपेंडेंट है, जो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है। डिपेंडेंसी अभी काफ़ी कम हो गई है इंडिया की। अभी इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्टर है। अच्छा। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर जो पैनल्स है उसका एक्सपोर्टर है। ओके। वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है। अच्छा जी। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बनाना यहाँ पे होता है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑनियन यहाँ पे होता है, ग्रीन चिली यहाँ पे होता है जो एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया अभी बहुत सारी, इंडिया के कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में मेट्रो के जो कोच बनते हैं ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 50 कंट्री मांग रहे हैं हमसे एक्सपोर्ट के लिए। 50 कंट्री? 50 कंट्री ब्रह्मोस मिसाइल हमारी। और कितने की कॉस्ट है इसकी? कॉस्ट तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत बड़ी बड़ी इसकी कॉस्ट होगी, हजारों करोड़ की कॉस्ट होगी इसकी। अच्छा। इसका पूरा लखनऊ में उन्होंने पूरा सेंटर भी बनाया है, रिसर्च सेंटर पूरा। क्या बात। तो इंडिया जिस लेवल पे है, डिफेंस का जो 70% काम है वो सारा इन हाउस हो रहा है अभी और बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। पहले डिफेंस सारा हमारा इंपोर्ट हो रहा था, तो इंडिया अभी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री से एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री बनता जा रहा है हर चीज़ में। तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए और मिलेगा आगे चल के। बहुत ही बढ़िया वैभव जी। और एक बात और बताइए मुझे कि किस देश के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड है एक्सपोर्ट की, स्पेशली मतलब इंडिया के ज़्यादातर प्रोडक्ट उसी देश के अंदर पहुंच जाते हैं। देखिए इंडिया के, जैसे मैंने बताया कि जो लेबर इंटेंसिव आइटम है वो एक्सपोर्ट होते हैं। अब इसमें फूड, एग्रीकल्चर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सब आ गया। अब ये चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं? अब अफ्रीका जाएगी तो 45 दिन का टाइम लगता है, यूएस जाएगी तो 1 महीने का टाइम लगता है, यूके जाएगी तो 1 महीना लगता है। तो आसपास के जो कंट्रीज़ है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, बाली, ये सब, इधर आपका मिडिल ईस्ट हो गया, ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, दुबई, ये सब। तो ये सब कंट्री में माल 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाता है। अच्छा, 1 हफ्ते में पहुंच जाता है? हाँ, मालदीव्स हो गया तो भाई एयर पहुंच जाता है 2-3 घंटे के अंदर। ठीक है। तो ये सारे कंट्री अपने रीच में है, तो यहाँ पे सब पे भर भर के फ्रूट, वेजिटेबल, राइस, ऑनियन, ग्रीन चिली, ये सब का एक्सपोर्ट होता है। मैंगो के सीजन में मैंगो जाएगा, पाइनएप्पल जाएगा साउथ से, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे कंट्री में हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट इस वजह से होता है। बात और बताइए वैभव जी कि मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है इसमें, सबसे ज़रूरी सवाल। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिक मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जो बिजनेसमैन होता है उसी को सब करना होता है स्टार्टिंग में। जरूरी। बाद में उसकी टीम बन जाती है, बाद में उसके कंसल्टेंट मिल जाते हैं, वो सब काम हो जाता है शुरू में। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, एक गवर्नमेंट की इंडिया ट्रेड पोर्टल करके वेबसाइट है, इंडिया ट्रेड पोर्टल करके आप सर्च करेंगे गूगल पे आ जाएगा। इंडिया ट्रेड, उसमें जाके आप बहुत सारी डिटेल देख सकते हो कि कौन सा आइटम है, कौन से कंट्री में जा रहा है, हमारा उस कंट्री से टाई अप है कि नहीं है, टाई अप है तो कि ड्यूटी क्या लग रही है या नहीं लग रही है। अच्छा, इतना पता चल जाता है। पूरी जानकारी गवर्नमेंट ने ओपन कर रखी है, ओपन है पूरा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या बात। वहाँ पे जाके आप बड़े आराम से रिसर्च कर सकते हो। जो आइटम आपको एक्सपोर्ट करना है उसका गूगल पे जाके HS कोड ढूंढ लीजिए। इंटरनेशनल में जब काम होता है सारा HS कोड से होता है, बिल्कुल,
क्योंकि यहाँ पे अगर ये मान लो वॉच है तो यहाँ पे इसको वॉच बोल रहे हैं इस कंट्री में इंग्लिश में, हिंदी में इसको घड़ी बोलेंगे, है ना, और वियतनाम में कुछ और बोलेंगे, चाइना में कुछ और बोलेंगे। ये भी बात है। बट इसका जो एचएस कोड है, मान लीजिए 0305 एचएस कोड है मान लीजिए, तो जैसे ही मैं बोलूँगा चाइना को कि 0305 चाहिए तो वो समझ जाएगा इसको घड़ी चाहिए। वियतनाम को बोलूँगा मैं 0305 भेजना चाहता हूँ, वो समझ जाएगा घड़ी भेजना चाहता है। तो बाहर जो बात होती है वो एचएस कोड में होती है। ओके। तो जो एचएस कोड सबसे ज़्यादा डिमांड में होते हैं उन पे रिसर्च करके हम बाहर चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में इसकी डिमांड है, कहाँ कहाँ पे कितना जा रहा है वो एचएस कोड, और उसका कितना ड्यूटी लग रहा है और कितना उस पर काम हो रहा है। वहाँ से पूरा रिसर्च हम कर सकते हैं बेसिकली, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ही बढ़िया। और एक बात और बताइए, रिपीट ऑर्डर्स एंड रिटेंशन का क्या सीक्रेट है? अगर आपका माल हाँ, बायर के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से है, सही है, अच्छा है, पैकिंग सही है, टाइम पे उसको डिलीवरी मिल गई, वो रिपीट ऑर्डर देगा ही देगा ही देगा ही देगा। श्योर हो आप? श्योर है हम। ठीक है। अगर आपने डिलीवरी लेट कर दी, माल में कुछ क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर दिया, पैकिंग सही नहीं करी, तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा और आपको एक अच्छा बायर खोना पड़ेगा। ये मैं सबको अपने सेशंस में भी बताता हूँ। ठीक है। कि शुरू में कोई कंप्रोमाइज़ मत करो क्वालिटी से, 2 पैसा कम कमा लो, मत कमाओ, रेट टू रेट माल भेज दो, छोटा सा लॉस हो रहा है तो भी भेज दो, लेकिन बायर का ट्रस्ट कमाओ। लोग कई बार कच्चे लालच के चक्कर में बिल्कुल मारे जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली उन बिजनेस के अंदर भी होता है, लोग क्या कर देते हैं ना, टैक्स चोरी भी करते हैं, कई बार प्रोडक्ट खराब बेच दिया केवल 100 रुपये 200 रुपये बचाने के ये सब चक्कर शॉर्ट में। टर्म है। अब उसमें क्या दिक्कत आती है कि अगर किसी ने मान के चलो टैक्स बचाना ज़्यादा शुरू कर दिया, अब टैक्स बचाने में क्या है कि आप आईपीओ लेवल पे नहीं जा पाओगे। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और एक्सपोर्ट के बिजनेस में आपको रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो अगर आपके पास 10 कस्टमर भी आ रहे हैं तो 10 को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और बताइए वैभव जी, अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। इंटरनेशनल बायर्स के साथ कम्युनिकेशंस की अगर आप कोई 3-4 टिप्स देना चाहते हो, कैसे की जाती है? देखिए, पहले तो बायर से बात करने से पहले रिसर्च कर लो, उसकी वेबसाइट, उसका प्रोफाइल लिंक्डइन पे, फेसबुक पे जाके चेक कर लो उसके क्या प्रोडक्ट है। ठीक है। और क्या कैटेगरी में वो काम कर रहा है, कितने टाइम से काम कर रहा है। जितना उसके बारे में आपको नॉलेज होगी उतना अच्छे से आप बात कर पाओगे। बिना लोग सीधा कहीं से नंबर या कॉन्टैक्ट मिल गया, सर्च करके सीधा कॉल लगा दिया या मेल कर दिया, वो एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, वो वर्क ही नहीं करता? वो वर्क नहीं करेगा और उससे आपको रिस्पॉन्स रेट बहुत पुअर रहेगा उसका। ठीक है। तो पहला स्टेप है कि उसका पूरा रिसर्च कर लो। ठीक है। दूसरा ये है कि उसको अपने बारे में जो आप भेज रहे हो डिटेल, वो पूरा टू द पॉइंट भेजो। बहुत लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा विजन ये है, मिशन ये है, हम लोग इतने टाइम पे चालू हुए, भैया उसके पास टाइम नहीं है। एक लाइन में लिखो कि हम बेस्ट क्वालिटी हैंडमेड टॉयज़ फ्रॉम ऑथेंटिक आइटम्स फ्रॉम इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, 10 सालों से, 5 सालों से। हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी 15 कंट्री में जा रहे हैं, लोग ले रहे हैं, हम आपको ये ऑफर करना चाहते हैं। 3 लाइन में 3 बातें लिख दो। क्या बात। उससे क्या होगा, बायर को यस करना होगा यस करेगा, नो करना होगा नो करेगा, लेकिन आपकी मेल पढ़ेगा जरूर। लंबी लंबी लिख दोगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा बेचारा। वो आपकी 3 लाइन कहाँ छिपी है पूरे निबंध में, ऐसे में, वो पता ही नहीं चलेगा उसको। तो ये 2-3 टिप हैं जो बहुत ज़रूरी है बायर से कनेक्ट करने के लिए। एक बार बायर से आपका कनेक्ट हो गया, फिर आप उसको फॉलोअप कर सकते हो, बात कर सकते हो, मीट पे ला सकते हो, ऑनलाइन ला सकते हो। बायर एक बार कनेक्ट हो गया तो वो एक लॉन्ग टर्म धंधा है। एक आपका एक कंट्री में एक बायर अगर सेट हो गया तो वो आपका एक पूरा बिजनेस सेट हो गया, ये समझ लो, क्योंकि वो चलता रहेगा रिपीट। फिर दूसरे कंट्री में दूसरा बायर ढूंढो तो दूसरा धंधा चालू होएगा आपका। तो यहाँ पे एक बायर का मतलब एक धंधा होता है एक्सपोर्ट में, ये ध्यान रखना, क्योंकि कंट्री के कंट्री जा रहे होते हैं आपके। 1 buyer is equal to 1 business। 1 बिजनेस ओनली, यस। सबसे अंडर एस्टिमेट कैटेगरी कौन सी है एक्सपोर्ट के बिजनेस में आज भी? अंडर एस्टिमेट कैटेगरी में कहूँगा टॉयज़ है, क्योंकि इंडिया को शुरू से ऐसा माना गया है कि इंडिया टॉयज़ इंपोर्ट करता है और करता भी था पहले। अच्छा। इंडिया चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉयज़ का एक्सपोर्टर है। चाइना का तो सुना है हमने। हाँ, शुरू से है। हाँ। अब इंडिया इंपोर्ट कर रहा था टॉयज़ पिछले कई सालों से, 10 सालों से इंडिया का जो टॉयज़ इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा था चाइना से। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ है, इंडिया नंबर 2 पे आ गया है टॉयज़ एक्सपोर्टर्स में। करीब 150 कंट्री में इंडिया के टॉयज़ एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब ये टॉयज़ सॉफ्ट टॉयज़ भी हैं, हैंडमेड आइटम्स भी हैं, और हैंडीक्राफ्ट वाले जो टॉयज़ हैं वो भी हैं इसमें सारे, सब तरीके के। और बाकी जो दूसरे सिरेमिक से बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं, वुड से बनते हैं, वो सारे आइटम भी हैं। 150 कंट्री में क्यों जा रहा है इंडिया का टॉयज़? क्योंकि इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, इंडिया की जो ब्रांड इमेज है, वो बहुत अच्छी हो गई है। कोविड के बाद जिस तरह से इंडिया ने स्टेप्स लिए, दवाइयाँ सबको भेजी, वैक्सीन सबको सपोर्ट किया, तो इंडिया एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है इंडिया के लिए पूरे वर्ल्ड में। तो टॉयज़ एक ऐसी कैटेगरी है इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट है। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है।
तो आपने आज बड़ी बिजनेस टिप दे दी आज तो हमें। एंड वैभव जी एक बात और बताइए, मैं थोड़ा डीप में जाता जा रहा हूँ, ठीक है, ऑटोमेशन और टैग का क्या रोल होता है एक्सपोर्ट के बिजनेस में? देखिए, एक्सपोर्ट में जब तक आप मास ऑटोमेशन नहीं करोगे, मास मेलिंग करोगे, उनको पूरा डिटेल भेजोगे, और ये भी एक नंबर गेम है एक्चुअली, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक आप रीच आउट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे सफलता के। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको ऑटोमेशन टूल्स भी चाहिए। आजकल एआई टूल्स बहुत सारे चल रहे हैं, उनका उपयोग कर सकते हो। आज चैट जीपीटी से 2 मिनट में आपका एक मेल कंटेंट बन जाता है अच्छा सा, वो आप बना सकते हो। आगे चल के अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, एक एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। ठीक है। वो एप्लीकेशन पे जाके कोई भी बायर है आपका सीधा ऑर्डर प्लेस करेगा, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन, बड़ी कंपनी सब ऐसे ही काम करती है। ठीक है। आज रिलायंस को ऑर्डर कैसे आते हैं, उसकी जो एप्लीकेशन है उस पर सारे बायर्स उनके ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़े लेवल पे ऑटोमेशन के थ्रू होती हैं। अब शुरू से में आज जो एआई का रोल है, एआई का फ़ायदा ये हुआ है कि कॉमन आदमी भी आज टेक्निकली साउंड हो गया है। छोटी छोटी चीज़ों को वो ऑटोमेट कर सकता है, बल्क व्हाट्सएप भेज सकता है, बल्क मैसेजेस कर सकता है, बल्क ईमेल कर सकता है, और ईमेल के मेल मर्जिंग कर सकता है। यानी हर किसी बायर को लगेगा कि उसी को मेल भेजा गया, उसके नाम से जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज बहुत इजीली पॉसिबल है। एंड वैभव जी एक बात मुझे बताइए कि जैसे कोई नया बंदा है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट शुरू करना चाहता है, तो ऐसा तो है नहीं उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो उसको क्या क्या रिस्क आता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और वो आपकी कंपनी और आप कैसे सोल्व कराते हो? क्योंकि देखो, एक्सपोर्ट का इकलौता ऐसा बिजनेस है जो अकेले नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ, छाती ठोक के मानता हूँ मैं इस चीज़ में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कंपनी जब 25,000 लोगों को सिखा चुकी है ऑलरेडी, तो क्यों ना एक्सपर्ट से सीखा जाए। तो मुझे बताइए कि अगर आपके पास कोई नया बंदा आया, ठीक है, उस नए बंदे को रिस्क क्या क्या आएंगे और वो सोल्ट आउट कैसे करोगे आप? जी जी, बताइए। मैंने इसका थोड़ा सा आंसर पहले भी दिया था, लेकिन मैं आप डिटेल में आप पूछ रहे हैं क्योंकि डीप में जा रहे हैं, डीप में हम घुसते जा रहे हैं दोनों। हाँ हाँ। प्रॉब्लम जो आती है सबसे बड़ी वो आती है कि सही सप्लायर नहीं होते, सही कस्टम एजेंट नहीं होते, सही मटेरियल नहीं मिलता एक्सपोर्ट क्वालिटी का, और वो सही तरह से पूरा प्रोसेस चलता नहीं है आगे तक। वहाँ पे वो डिफिकल्टी आती है। हर कदम कदम पे रिस्क होता है अगर आपको प्रॉपर सिस्टम नहीं पता है तो। और काफ़ी सारे लोग यही पे अटके होते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे अटके होते हैं कि माल का पेमेंट कर दिया, माल ही नहीं मिला है, तो वो कह रहा है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक। आपने सीएचए को पेमेंट कर दिया, लेकिन वो उसने कंटेनर बुक करके दिया ही नहीं है आपको। वो कह रहा है अभी कंटेनर की वैल्यू बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गया है। ऐसे ऐसे केस हमने देखे कि उसने कंटेनर का बुक कर दिया, शिपमेंट का, सीएचए को पेमेंट कर दिया। ठीक है। उसने सीएचए ने उसका कंटेनर बुक ही नहीं किया, उसका माल तैयार हो गया, पहुंचा ही नहीं है, कंटेनर उसका तैयार नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये सारी डिफिकल्टीज आती हैं लोगों को। हमने सॉल्व कैसे किए, जहाँ तक सवाल है, हमने एक सिस्टम बना दिया है। हमने पूरा एक सिस्टम बना के दे दिया है। कोई भी एक्सपोर्टर आता है हमारे पास, उसको बोलना है कि मुझे ये एक्सपोर्ट करना है, मुझे चिली भेजना है, मैंगो भेजना है, या मुझे अनार भेजना है, या मुझे कैप्सिकम भेजना है, या मुझे ग्रीन चिली, कुछ भी आइटम भेजना है, कि भैया ये एक सप्लायर की लिस्ट है, हमारे सारे वेरीफाइड हैं, उनको सबको एसओपी फॉलो करना होता है। आप इनमें से किसी से भी बात करके जो भी आपको रेट अच्छा लगा इसका, उससे आप डील कर लो। ठीक है। एक हमारे सीएचए की लिस्ट बनी हुई है, वो उनको देते हैं, पूरा नेटवर्क बना हुआ। तो जो 5-7 सालों में जो हमने नेटवर्क बनाया हुआ है इन लोगों का, वो उनको डे 1 पे मिल जाता है। तो उनके 5 साल तो ये बच गए। उनसे डील करके फिर बाहर कौन से कंट्री में माल जा रहा है, जहाँ पे हमारा खुद का प्रेजेंस है, या जहाँ पे हम लोग खुद डील कर रहे हैं, वहीं पे हम उनको करने को बोलते हैं कि भाई पहले हमारे साथ करो। पहले सीख लो, कर लो, कॉन्फिडेंट हो जाओ। क्योंकि ये डिफिकल्टी आती है कि वहाँ पे माल किसी को बेच दिया, उसने पेमेंट नहीं किया, अब वो आगे पीछे कर रहा है, माल खराब है, नहीं कर पाऊंगा, पैसे नहीं है, व्हाटएवर, आप तो फंस गए ना। तो वो नौबत हम आने नहीं देते। माल जाने से पहले हमें पता रहेगा माल जा कहाँ रहा है और किसको जा रहा है, किस प्राइस पे बिक रहा है। ठीक है। या मार्केट जो प्राइस चल रहा है उस मार्केट प्राइस पे बिक रहा है, वो हमें पहले से पता होता है कि जब मार्केट में पहुंचेगा माल तो मार्केट प्राइस पे तो बिक ही जाएगा, गारंटेड। मार्केट में माल बेचने की जिम्मेदारी हम लेके चलते हैं। ओके। और वो पूरा पैसा निकालना मार्केट से, उसको डालना, वो सब जिम्मेदारी हम रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं। तो जब पूरा सिस्टम बना के दे दिया कि सप्लायर से लेके कस्टम एजेंट से लेके माल पहुंचाने का, वहाँ पे सेल करने का, पेमेंट लाके डाल के आपके अकाउंट में डालने का, पूरा साइकिल का जिम्मेदारी ले लिया, तो फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो ये पूरा सिस्टम हमने सेट करा हुआ है। क्या बात है। एंड एक चीज़ बताइए वैभव जी, जैसे आपने पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ है, कहीं ना कहीं आप कस्टमर से डिमांड क्या करते हो कि भैया सिस्टम तो मैंने बना दिया, कस्टमर का क्या रोल है वो बताइए आप। कस्टमर को यही चाहिए कि हमारे जो प्रोसेस है उसको समझे डिटेल में, ठीक है, उसको फॉलो करे। बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि सर मुझे ना ये पानी की जो बोतल है ये एक्सपोर्ट करना सिखाओ। ठीक है। मुझे जो ये मेरा फ़ोन का जो कवर है मैं ये बनाता हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मुझे इसका एक्सपोर्ट करना सिखाओ। मैं उनको बोलता हूँ कि पहले आप एक काम करो, ये जो प्रोडक्ट है इसको साइड में रख दो। ठीक है। पहले आप ये बात करो कि हमें एक्सपोर्ट करना सिखाओ, प्रोसेस सिखाओ पहले। हाँ हाँ।
भाई गाड़ी चलाना जब हम सीखते हैं तो जिस गाड़ी ड्राइविंग स्कूल के पास जो गाड़ी होती है जो भी है उस गाड़ी पे सीखते हैं, ट्रू। तो वो गाड़ी पे सिखा देगा, वो एक बार प्रोसेस सीख गया फिर वो अपनी कोई भी गाड़ी चलाए। कि कोई ये नहीं कहता कि भैया मुझे गाड़ी सिखाओ जयपुर तक चलानी। हाँ, वो कैसे नहीं सीखता ऐसा कोई नहीं कहेगा, वो कहेगा मुझे गाड़ी सिखा दो, अपनी अपना आपकी जो गाड़ी है, सही बात आपकी जो ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है उस पर सिखाओ। तो हमारे पास जो चीज़ें प्रोडक्ट हमारे खुद के एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं, जो चीज़ें हम कर रहे हो, हमारे भी बहुत सारे आइटम चलते हैं बहुत सारे कंट्री में, तो जो चल रहा होता है उसमें हम उनको सिखा देते हैं, प्रोसेस सिखा दिया पूरा। ठीक है। फिर कहता हूँ जब प्रोसेस सीख गया अब उस पर दिमाग लगाओ। तुम्हारा मोबाइल कवर है, तुम्हारा पानी की बोतल है, तुम्हारे कप है, गिलास है, तुम्हारा कपड़ा है, कारपेट है, क्योंकि प्रोसेस इज सेम। एग्जैक्टली। जो डॉक्यूमेंटेशन प्याज को एक्सपोर्ट करने में लग रहा है वही डॉक्यूमेंटेशन कारपेट को भी एक्सपोर्ट करने में लगेगा, सेम। 99% सारा सिस्टम सेम है। जैसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग में कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ गया तो आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर यस यस। ऐसे ही अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस आ गया तो आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर लो। हाँ, तो हम 2-3 आइटम पे उसको ट्रीट करा के डील करा के एक्सपोर्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज दे देते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हाँ, पूरा इसमें प्रैक्टिकल आ गया कि कैसे ट्रेड हो रहा है, कैसे डील हो रहा है, शिपमेंट क्या जा रहा है, डॉक्यूमेंट क्या बन रहे हैं, उसका प्रॉपर एक ग्रुप बनता है। ठीक है। ग्रुप में सप्लायर होता है, बायर होता है, डॉक्यूमेंट होते हैं, CHA होता है, तो वो सारा उसका लाइव चल रहा है। और जिसने एक शिपमेंट कर लिया इस प्रोसेस से उसको दोबारा किसी की जरूरत ही नहीं है, हमारी भी जरूरत नहीं है, और वो जो चाहे वो आइटम में एक्सपोर्ट कर सकता है। बस उसको अच्छे से कुछ बायर ढूंढने हैं, उनसे डील करना है, जैसे वो यहाँ पे बात करता है बायर से वैसे वहाँ बात करनी है, और उसमें भी कोई डिफिकल्टी आती है तो हम बैठे होते हैं बैकअप में। वैभव जी, मैं एक्चुअल में चाहता ये हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस है जो एक्चुअल में एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहती है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कहीं ना कहीं, तो आपकी कंपनी से वो कैसे एसोसिएट करे, क्या हो सकता है मेरी ऑडियंस के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट के साथ, वो बताइए मुझे आप। डिस्काउंट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हमारे तो बहुत सारे फ्री में भी प्रोग्राम होते हैं, अच्छा। हमारे वेबिनार्स होते हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं। कैसे लोग ज्वाइन करेंगे? उसमें हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, हमारा जो फेसबुक है, उस पर आएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, उसमें उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब उनको सेमिनार हो रहा है, उनके सिटी में कब हो रहा है। ठीक है। अभी हमारा बरेली में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, उसमें 400 लोग आए थे, जो अभी तक का रिकॉर्ड हिस्ट्री है। अच्छा। कि हिस्ट्री में अभी तक इतना बड़ा कोई प्रोग्राम बरेली में नहीं हुआ। क्या बात है। एक कलकत्ता में हमने अभी एक इवेंट किया था कुछ महीनों पहले, अभी हमने एक अहमदाबाद में इवेंट किया था। ये सारे फिजिकल इवेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हर हफ्ते हमारा एक वेबिनार तो ऑनलाइन होता ही है। अच्छा जी। तो हम लोग बहुत सारी इवेंट करते हैं, लोगों को फ्री में कनेक्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका? हाँ, हमारा एक बोर्ड लाइन नंबर भी है 9210668888। मैं डलवा देता हूँ, स्क्रीन पे भी दिख हाँ, ये बोर्ड लाइन नंबर है हमारा, टोल फ्री नंबर है, इस पे बात कर सकते हैं। और हमारी इस पे करीब 18 लाइन्स चलती है, तो वो हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। एक बार नंबर भी बता दीजिए लोगों को। हाँ, 9211066888। परफेक्ट। तो वैभव जी, मुझे सच में बड़ा मज़ा आया कहीं ना कहीं, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम टाइम के अंदर और चीज़ें कवर करनी चाहिए। वैसे तो एक्सपोर्ट की हम सारी डिटेल नॉलेज कवर कर चुके हैं, लेकिन अब हम शुरू करने वाले अपने ब्रांड बनाओ के एपिसोड की दिस और डैट सीरीज। बिल्कुल। दिस और डैट में आपको एक चूज करना है, बिल्कुल, दोनों में से। मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कोई वन लाइन आंसर नहीं, कुछ नहीं, दोनों में से एक चीज चूज करनी है। ठीक है। और मैं पहले ही माफी मांगता हूं अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाए क्योंकि हमारे दिस और डैट के क्वेश्चन है ना, थोड़े से अतरंगी होते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। मैं हर गेस्ट को हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी निकल जाए भैया बता देना पहले यार। ठीक है, तो शुरू करें वैभव जी? तैयार, चलिए जी, तो शुरू करते हैं अपने दिस और डैट की सीरीज। चलिए, आपको दो में से एक चीज चूज करनी है जी। प्रोडक्ट मेकिंग वर्सेस प्रोडक्ट रीसेलिंग, बिगनर के लिए क्या बेटर है? प्रोडक्ट रीसेलिंग। लवली। डोमेस्टिक सेलिंग और एक्सपोर्ट सेलिंग, फास्ट ग्रोथ कौन देता है? एक्सपोर्ट सेलिंग। ठीक है। वन टाइम क्लाइंट वर्सेस रिकरिंग क्लाइंट, कौन सा ज्यादा वैल्यू? रिकरिंग क्लाइंट। ठीक है। सोशल मीडिया वर्सेस ईमेल मार्केटिंग, कहाँ फोकस करें? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे करना चाहिए। लो वॉल्यूम हाई मार्जिन या हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, क्या स्मार्टर है? हाई वॉल्यूम लो मार्जिन। क्या बात है। इंडिया वर्सेस दुबई बायर्स, फास्टर पेमेंट्स कौन देता है? दुबई। दुबई पैसा देता है, इंडिया पैसा नहीं दे रहा आजकल। इंडिया में कोई गारंटी नहीं है पैसे की, लेकिन दुबई में ECGC की गारंटी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आप दंगे करवाओगे देश में। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। ओके। कोल्ड कॉलिंग वर्सेस वार्म नेटवर्क, डील क्लोज का कहाँ फास्ट रूट है? सॉरी, कैन यू रिपीट? मैं कह रहा हूँ कि कोल्ड कॉलिंग वर्सेस वार्म नेटवर्क। वार्म नेटवर्क हमेशा यूजफुल है। अच्छा। ऑनलाइन टूल्स वर्सेस ऑफलाइन मेथड, ज्यादा रिलेएबल? आजकल ऑनलाइन टूल ज़्यादा इफेक्टिव है। बढ़िया। रिस्क टेकिंग वर्सेस सेफ अप्रोच? ऑब्वियसली सेफ अप्रोच। ठीक है।
फ्रीलांसर वर्सेस फुल टाइम एम्प्लॉय, कौन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है? स्टार्टिंग में फ्रीलांसर और जब सेटअप हो जाए तो फुल टाइम एम्प्लॉई। ठीक है। क्विक डील्स वर्सेस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, क्या बेटर ग्रोथ का रास्ता है? दोनों का बैलेंस, स्टार्टिंग करने में क्विक डील भी जरूरी है और आगे चल के लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी जरूरी है। बेस्ट। कोचिंग स्टूडेंट वर्सेस डायरेक्ट एक्सपोर्ट डील्स, कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है? कोचिंग जरूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म काम करना है और अगर कुछ सेटअप नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है तो डील करके भी मिलके भी काम करना क्या पड़ेगा। बात। बिग ऑर्डर्स वर्सेस स्मॉल ऑर्डर्स, बिगिनर्स के लिए क्या सिक्योर है? स्मॉल ऑर्डर्स, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिस्क कम रहेगा, सीखने को ज़्यादा मिलेगा और बाद में बिग ऑर्डर पे अपने आप चले जाएंगे। मतलब शुरुआत छोटे ऑर्डर छोटे ऑर्डर से करनी चाहिए। ठीक है। लक वर्सेस हसल, कौन ज्यादा मैटर करता है एक्सपोर्ट में? हसल करेंगे तो लक अपना अपने फेवर में आ जाएगा। क्या बात। तो हसल पहले। तो पक्का बिलीफ आपका हसल के ऊपर? बिल्कुल। क्या बात। सप्लायर ट्रस्ट वर्सेस प्राइस नेगोशिएशन, क्या पहले प्रायोरिटी रखे? सप्लायर ट्रस्ट बहुत जरूरी है, उसके बाद में प्राइस नेगोशिएट अपने फेवर में कभी भी कर सकते हैं। पर ट्रस्ट पहले जरूरी ट्रस्ट पहले जरूरी है क्योंकि सप्लायर आपको सपोर्ट कर दिया तो आप बायर को भी प्राइस अच्छा दे सकते हो। ठीक है। लोकल मार्केट वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट, पहले कौन सा एक्सप्लोर करें? लोकल में टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए एक बार। ठीक है। लेकिन बिजनेस करें तो इंडस्ट्रियल से स्टार्ट करें, वो बड़े लेवल पे जाएगा। इंटरनेशनल पे करनी चाहिए। ठीक है। आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक वर्सेस सेल्फ मैनेजिंग, कौन सा स्मार्ट? आउटसोर्सिंग बेटर है। आउटसोर्सिंग बढ़िया। वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है पूरा। एग्जैक्टली। ब्रांडिंग वर्सेस प्रोडक्ट क्वालिटी, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी से अपना ब्रांड बन जाएगा तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी। और मेंटोरशिप वर्सेस सेल्फ लर्निंग, शॉर्टकट क्या है? मेंटरशिप बहुत जरूरी है हर चीज़ में। ठीक है। रिस्क 50,000 का लॉस या नो रिस्क 10,000 का प्रॉफिट, कौन सा ट्राई करें? नो रिस्क 10,000 का प्रॉफिट से स्टार्ट करें। क्या बात है। सो आपने सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए कहीं ना कहीं। मैं आपसे कुछ चीज़ें और भी पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जो दिस और डैट से हट के है कहीं ना कहीं। मैं आपको वन लाइन में आंसर देना है। ठीक जी। है। मुझे आप ये बताइए कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट मिथ है क्या है? मिथ है क्योंकि आप जैसा मैंने बताया कि 25-50 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। एयर शिपमेंट 2 लाख 3 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। और ओनियन का आज पूरा कंटेनर, अभी हमारे कल एक क्लाइंट ने एक्सपोर्ट किया है, 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। पूरा शिपमेंट भी करोगे तो भी आज छोटे से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। अब आपको मिथ और रियलिटी में से कोई एक चुनना है। जी। मैं आपको कुछ ऐसी लाइंस बताऊंगा, आप बताना ये मिथ है या हकीकत है। ठीक है। जी। दोनों में से एक चूज करना। जी। हाउस वाइफ के लिए बना ही नहीं है, मिथ है या ये रियलिटी? मिथ है। हाउसवाइफ बहुत सारी चीज़ें कर सकती है और कर रही हैं। अच्छा, कर रही है ऑलरेडी। ठीक बिल्कुल। है। एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए होना चाहिए। मिथ है टोटली। टोटली 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसा मैंने बताया, ठीक और है। बहुत छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए आपके पास नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। ये सही है। नेटवर्क के बिना इसको करना बहुत मुश्किल काम है। एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है। नहीं, उसमें रिश्वत नहीं चलती है, मिथ है। एक्सपोर्ट में रिश्वत नहीं चलती क्योंकि बायर को क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी, उसमें कुछ नहीं चलेगा। ठीक है। एक्सपोर्ट बिजनेस शॉर्ट टाइम का गेम है, लॉन्ग टर्म गेम नहीं है। नहीं, ये लॉन्ग टर्म गेम है और हजारों साल से चल रहा है, हजारों साल तक चलने वाला गेम है। मिथ और रियलिटी? मिथ है। मिथ है। ठीक मतलब है। शॉर्ट टर्म गेम है, ऐसा मिथ है तो रियलिटी है कि लंबा गेम है। लंबा गेम है। Yes. ठीक है। और एक्सपोर्ट बिजनेस एक्चुअल में स्टूडेंट के लिए नहीं बना, मिथ है रियलिटी है? मिथ है ये भी क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं आज एक्सपोर्ट में भी। ठीक है। वेल डन वैभव जी, सच में बहुत मजा आया। कहीं ना कहीं आपने पूरे एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर आज पूरी डिटेल नॉलेज दे दी। और हमारी जो दिस और डैट और मिथ और रियलिटी वाली सीरीज होती है, इससे क्या होता है ना, कस्टमर को उसके 20 से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर वन लाइन में मिल जाता है। कहीं ना कहीं यही हमारा मेन मोटिव है। और आपने इतने डीपली एक्सपोर्ट के बिजनेस में बताया, मुझे लगता है अगर कोई बंदा डिटेल वाइज अगर इसको स्टार्टिंग से एंड तक की पूरी पॉडकास्ट देख ले, मुझे लगता है उसके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कुछ एंड में आप टिप्स बताना चाहते हो हमारी ऑडियंस को कि अगर वो एक्सपोर्ट बिजनेस ट्राई करना चाहती है, कोई एक टिप बता दो, उसके लिए जरूरी है? पहली बात है कि जहाँ पे हो आप लोग वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। आप है। स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप अभी कुछ जॉब कर रहे हो कहीं पे, तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम आज है। क्या बात? आज एक स्टेप ले लो, आज एक छोटा सा काम कर लो, आज एक बैठ के एक प्लान बना लो कि चलो भाई मैं ये आइटम करूँगा, आने वाले 1 साल में मुझे आइटम एक्सपोर्ट करने हैं। जी। तो ये पहला आपका स्टेप जो है ये आपको आगे लेके जाएगा। क्या बात? डोंट वेट कि मेरी पढ़ाई खत्म होने दो, मेरा जॉब का सेट होने दो, मेरी कंपनी चेंज करने दो, मेरा बॉस को रिप्लेस करने दो, वट कुछ नहीं होगा। आज से करना पड़ेगा। आज एक छोटा स्टेप ले लो,
1% का, आधा परसेंट का, 0.1% का, वही आपको आगे लेके जाएगा। क्या बात। बाकी छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है। इंडिया वाले छोड़ते कुछ नहीं है, काम भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, जॉब भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, धंधा भी करेंगे, बाहर भी जाएंगे, बाहर भी अपनी कंपनी खोलेंगे, बाहर जाके भी बिजनेस करेंगे, लोगों को भी करवाएंगे, कनेक्ट भी करेंगे, नेटवर्क भी बनाएंगे, सब कुछ हम करेंगे। इंडिया वाले हैं हम, क्या बात है। तो छोड़ना कुछ नहीं है कार्तिक भाई। डन वैभव जी, मजा आ गया सच में, मेरी एनर्जी चार्ज होगी फिर दोबारा, क्योंकि आपने कैसे, क्योंकि मेरे चल रहे हैं नवरात्र के फास्ट, लेकिन फास्ट के अंदर मेरी एनर्जी उस लेवल पे नहीं जा रही, लेकिन आपने जो कंटेंट बताया मुझे सच में खुद भी पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सच में आज आपने 25,000 लोगों को एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाया, सच में यू आर रियली मास्टरमाइंड। तो मैं तो आपको आज से मास्टरमाइंड ही कहूंगा कहीं ना कहीं। थैंक यू कार्तिक भाई, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया आपसे मिलके बात करके। ठीक है। और मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हुए हैं आपके, और मैं रिकमेंड करूंगा सब लोगों को कि कार्तिक भाई के वीडियो देखो जाके, आपके दिमाग के ढक्कन खुलेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर सकते हैं। तो थैंक यू कार्तिक भाई सो मच फॉर, इट्स माय प्लेजर। तो भैया मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, लेकिन अगर इस एपिसोड में आपको वैल्यू मिली, आपने एक्सपोर्ट के बिजनेस में पूरा ब्रह्म ज्ञान अगर सीखा है, तो क्या करना है, कमेंट के अंदर बताना है कैसा फील किया, डिटेल में बताओगे तो समझ में आएगा, क्योंकि आपका एक एक शब्द हमारी मोटिवेशन होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कमेंट में पार्ट 2 लिख दिया तो वैभव जी के साथ हम पार्ट 2 करने वाले। अगर 1000 कमेंट आ गई पार्ट 2 की, तो वैभव जी तैयार हो? अगर 1000 कमेंट आ जाए तैयार, बिल्कुल। चलो जी, डन है फिर। सी यू गाइस, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।